मित्रों, जय श्री कृष्णा। मैं एस्ट्रो तान्या शर्मा अपने YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी विद गेम्स में आपका अभिनंदन करती हूँ। आशा करते हैं सभी लोग कुशल मंगल होंगे। मित्रों, आज जो मैं आपके लिए कंसेप्ट लाई हूँ वो लाई हूँ मैं कुंडली का विश्लेषण, उसकी रूपरेखा और उसके भावों का के स्वामियों का विश्लेषण करेंगे। महत्वपूर्ण भाव जैसे लगन और लग्नेश। किसी की शारीरिक तकलीफ बहुत लंबे समय तक चल रही है, उसको पीड़ा है बॉडी में, उसको दवाइयाँ नहीं लग रही, उसको इलाज नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका लगन और लग्नेश या लगन लोड कहीं ना कहीं पीड़ित है। तो आज हम उसका विश्लेषण करके आपको बताते हैं वो कैसे हम जज कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे लगन में प्रॉब्लम आ रही है। अब हम लगन जो है वो हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, उसको दर्शाता है। लग्नेश के कुंडली के शुभ भावों में स्थित होना, यानी जन्म चंद्रमा से, यानी 1, 4, 7, 10, 5, 9 और शुभ नक्षत्रों में स्थित होना। यहाँ हम नक्षत्रों को भी लेंगे और कुंडली के भावों को भी लेंगे और क्या कहते हैं आपके उसकी रूपरेखाओं को भी लेंगे। शुभ नक्षत्रों में स्थित होना यानी 1, 2, 4, 6, 8, 9 में स्थित होना और लगन और लग्नेश को चार्ट में बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है, जिससे आपके शरीर और शारीरिक सुख, भौतिक सुख जो आपको प्राप्त होते हैं। अगर लगन में कोई पापी ग्रह आ जाए, यानी लग्नेश पापी ग्रह या लग्नेश का 6, 8, 12 से संबंध बन जाए, या लगन और लग्नेश पाप कत्री के साथ संबंध बना ले, तो आपका लगन पिट जाएगा, यानी आपको शारीरिक पीड़ा होगी, क्योंकि उनका जो कंजक्शन बन रहा है वो पाप कत्री ग्रहों के साथ बन रहा है। उनकी जो स्थिति है वो पापी ग्रहों के साथ हो रही है, तो वहाँ तो लगन पीड़ित होना ही होना है आपका। तो आपको वहाँ क्या करना है, अपने चार्ट को अच्छी तरह एनालाइज करके, मतलब उसको समझ के और उसकी अच्छी सी रेमेडी करनी है, जिससे आपके चार्ट का लगन लग्नेश और उनके जो नक्षत्र हैं वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स दे पाए। तो ये आया हमारा प्रथम, यानी प्रथम भाव लगन और लग्नेश। अब हम आते हैं इसके सेकंड भाव पे। अगर हम जो सेकंड हाउस है कुंडली का, उसके भाव का, उसके विश्लेषण को, उस नक्षत्रों के बारे में जानना चाहते हैं, वो हम देखते हैं धन, कुटुंब, परिवार और बैंक फाइनेंस, बैंक बैलेंस की। ठीक है, अगर सेकंड हाउस में या सेकंड लॉर्ड का अपने हाउस से 6, 8, 12 में जाना और नक्षत्रों की गणना के अनुसार 3, 5, 7 तारा में जाना और सेकंड हाउस का पाप कत्री में आना, सेकंड हाउस की पावर को हानि पहुंचाता है, तो वो सेकंड हाउस आपको रिजल्ट्स नहीं देगा, जिससे धन, कुटुंब, परिवार और बैंक बैलेंस को हानि पहुंचती ही पहुंचती है। तो ये हमने आपको बताया सेकंड हाउस के। इसकी भी रेमेडी करने के लिए चार्ट को सबसे पहले एनालाइज करना पड़ता है। चार्ट में सेकंड हाउस की स्थिति देखनी पड़ती है कि किस ग्रह के साथ उसका कंजक्शन बन रहा है, कहीं उसके साथ पापी ग्रहों का साथ तो नहीं बन रहा है, कहीं लगन लोड पाप कत्री के साथ संबंध तो नहीं बना रहा। इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए, चार्ट को अच्छी तरह एनालाइज करते हुए हमें सेकंड हाउस की रेमेडी करनी चाहिए। तो ये हमने आपको बताए 2 हाउस। अब हम आपको बताएंगे कुंडली का थर्ड हाउस। तो मित्रों, थर्ड हाउस किसके लिए देखते हैं, इसके अंदर टॉपिक लेंगे हम, क्या जो आपके मित्र हैं, दोस्त, हमारे जीवन में आने वाले समय के लिए हमारी प्रॉब्लम और बाधक का काम तो नहीं करेंगे? क्या हमें सेल्फ एफर्ट्स, जितने हम अपने सेल्फ एफर्ट्स करते हैं, क्या हमें उनका रिजल्ट पूर्णतः प्राप्त होगा या नहीं होगा? ये हमारा कुंडली का थर्ड हाउस का विश्लेषण करेंगे। उससे हमें पता लगेगा कि कहाँ क्या प्रॉब्लम की वजह से ये चीज़ हमारी लाइफ में बाधक करती है। क्या हमारा राइटिंग वर्क, सिनेमा, थिएटर, नाटक, जो भी हम काम करते हैं, ये हमारे थर्ड हाउस से देखा जाता है। तो हम देखेंगे कि ये सब चीज़ें हमारी लाइफ में काम कर रही हैं या नहीं कर रही है। अगर नहीं कर रही है तो कहीं हमारा थर्ड हाउस किसी पापी ग्रह के साथ तो कंजक्ट नहीं है। तो हम इस चीज़ का विश्लेषण आपको बताते हैं। इस हाउस को, जो ये थर्ड हाउस होता है, हम इस हाउस को शुभ नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि ये कुंडली में उपचय स्थान होता है। कुंडली के शुभ ग्रहों को 3, 6, 11 हाउस में, उस स्थान में आना कुंडली में शुभ नहीं होता, और कुंडली की अशुभ ग्रहों का उपचय स्थान में आना कुंडली में पावर स्टैंड देता है।
थर्ड हाउस के रिजल्ट कई बार हमें नहीं मिल पाते हैं। क्यों नहीं मिल पाते? क्योंकि थर्ड हाउस में पाप कत्री यानी थर्ड हाउस लॉर्ड का अपने स्थान से 6, 8, 12 से संबंध बनाना, या फिर नक्षत्रों की गणना के अनुसार 3, 5, 7 तारे में जाना उस हाउस, उस लॉर्ड की एनर्जी को समाप्त कर देता है। इसलिए हमारे जीवन में कई बार शुभ फल प्राप्त नहीं होते। अब आते हैं हम अपने कुंडली के मोस्ट इंपोर्टेंट हाउस, 4th हाउस पर। आज हम उसका नक्षत्रों के हिसाब से विश्लेषण करेंगे कि 4th हाउस कहाँ हमें पॉजिटिव दे सकता है और किस रीजन से वो पॉजिटिव नहीं दे पा रहा है। 4th हाउस हम देखते हैं माँ का सुख, मन का सुख, घर का सुख, लग्जरी लाइफ का सुख कैसे जीवन में प्राप्त होगा। इसके लिए हमें 4th हाउस, 4th लॉर्ड और 4th कारक का विश्लेषण करना होगा, जो अब हम करते हैं। 4th हाउस मोस्ट इंपोर्टेंट हाउस होता है हमारी कुंडली में। ये हमारे माँ का सुख, मन का सुख और घर का सुख, लग्जरी लाइफ का सुख होता है। इसलिए 4th हाउस में किसी पापी ग्रह का आना, 4th हाउस का किसी पापी ग्रह का आना और 4th लॉर्ड का किसी पापी ग्रह के साथ कंजप्शन होना या अपने से 6, 8, 12 के संबंध में होना, ये दोनों स्थिति अशुभ है। इससे आपके सब सुख पीड़ित हो जाते हैं। जो 4th हाउस हमें देता है उनमें आपके अभाव हो जाता है, क्योंकि इनका जो कंजक्शन बन रहा है, इनका जो आपस में अशुभ स्थिति बन रही है, वो इन चीजों को पीड़ित कर देता है, खत्म कर देता है। नक्षत्रों की गणना के अनुसार देखें तो अशुभ नक्षत्रों में जाना या 3, 5, 7 तारे में जाना 4th हाउस और 4th लॉर्ड के लिए अशुभ स्थिति होती है। तो यहाँ आपके 4th हाउस का रिजल्ट पीट जाते हैं। तो मित्रों, हमने आपको 4th हाउस के बारे में भी बता दिया। 4th हाउस की रेमेडी हम कर सकते हैं, लेकिन वो हम चार्ट के एनालाइज करने के बाद कि 4th हाउस की कंडीशन क्या है, उसके अंदर कौन सा ग्रह बैठा है, उसके अकॉर्डिंग हम आपको 4th हाउस की रेमेडी भी बताएंगे। इससे पहले हम आपको सारे भावों का विश्लेषण और कारकों का विश्लेषण नक्षत्रों के ब्याह पर बता देते हैं। अब हम आते हैं 5th हाउस, 5th लॉर्ड पर। इसमें कई बार आपने देखा होगा लोगों को लव अफेयर्स में धोखा मिलता है, ब्रेकअप हो जाते हैं, सच्ची मोहब्बत नहीं मिल पाती, प्यार में धोखा मिलता है। हमारे पार्टनर के साथ हम जितना पॉजिटिव रहते हैं वो उतना पॉजिटिव हमारे साथ नहीं रहता। ये हम देखते हैं 5th हाउस से कि 5th हाउस हमें ये चीज देता है, और अगर हमें इस चीज में प्रॉब्लम आ रही है तो कहीं ना कहीं हमारा 5th हाउस, 5th लॉर्ड और 5th कारक कहीं ना कहीं पीड़ित हो रहे हैं। तो आते हैं टॉपिक पर। 5th हाउस हमारे लव अफेयर का, हाई एजुकेशन का, फ्यूचर प्लानिंग और पितरों से मिलने वाले आशीर्वाद का और पहले बच्चे का हाउस होता है 5th हाउस। ये भी हमारी कुंडली का मोस्ट इंपोर्टेंट त्रिकोण होता है। 5th हाउस में शुभ ग्रह का आना हमारे जीवन में लव अफेयर, लव मैरिज को और पहली संतान को और हाई एजुकेशन को शुभ फल प्रदान करता है। इससे पता चलता है कि हमारे पितरों का हमारे ऊपर आशीर्वाद है। और इसी 5th हाउस, 5th लॉर्ड का कुंडली के 6, 8, 12 में जाना हमारे 5th हाउस को पीड़ित कर देता है। और 5th हाउस का पाप कत्री ग्रहों में आना, 5th लॉर्ड का अशुभ नक्षत्रों में आना, यानी 3, 5, 7 तारे के साथ संबंध करना हमारे लव अफेयर्स, रिलेशनशिप और पहले बच्चे और हाई एजुकेशन को बीच में ब्लॉक कर देगा, यानी वो बीच में टूटेगा ही टूटेगा, क्योंकि ये पापी ग्रहों की कंजक्शन में आना है। 5th हाउस की रेमेडी भी कर सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू योर चार्ट, कि आपका चार्ट एनालाइज करने के बाद कि आपका चार्ट क्या कहता है, 5th हाउस में किस ग्रह का कंजक्शन बन रहा है, क्योंकि हमारी कुंडली का त्रिकोण है, उसके अकॉर्डिंग उसकी रेमेडी होती है। तो मित्रों, मैंने आपको 5th हाउस तक क्लियर कर दिया। कई बार आपने जीवन में देखा होगा कि ब्याज, कर्जा, शत्रु ये सब बहुत बढ़ जाते हैं। क्या रीजन है इसका? रोजमर्रा की इतनी मेहनत, इतना स्ट्रगल करने के बाद भी हमें लाइफ सेट नहीं हो पाती। क्यों? इसके लिए हम 6th हाउस और 6th लॉर्ड का विश्लेषण करेंगे, कुंडली के बिहार पे और नक्षत्र के बिहार पे। तो आते हैं टॉपिक पे। 6th हाउस ये हमारा उपचय स्थान होता है। ये कुंडली का अशुभ स्थान माना जाता है। इसमें कुंडली के शुभ ग्रहों का आना अशुभ हो जाता है।
और अशुभ ग्रह का आना शुभ हो जाता है। सिक्स्थ लॉर्ड का लगन में जाना, सेवंथ लॉर्ड का सिक्स्थ हाउस में जाना, सिक्स्थ लॉर्ड का शुभ स्थानों में जाना उस हाउस की एनर्जी को खराब कर देता है, जिससे जीवन में रोग, ऋण, शत्रु, कर्जा, ब्याज इंसान के जीवन में इतना गेंस हो जाता है कि बेचारा कमाते कमाते उनको उतारता उतारता फिनिश ही हो जाता है, लेकिन वो चीजें नहीं उतरती। अब हम चार्ट की एनालाइज करने के बाद सिक्स्थ हाउस या सिक्स्थ लॉर्ड की रेमेडी के द्वारा हम कर्जे ब्याज से फ्री हो सकते हैं, मुक्ति पा सकते हैं। लेकिन उसकी रेमेडी हम चार्ट की एनालाइज करने के बाद ही देख सकते हैं कि सिक्स्थ हाउस में कंजक्शन किस ग्रह की बन रही है और किस ग्रह का उसमें सिटिंग है। अब नक्षत्रों के साथ देखते हैं। अगर सिक्स्थ हाउस, सिक्स्थ लॉर्ड का अशुभ नक्षत्रों में जाना, सिक्स्थ लॉर्ड का अशुभ नक्षत्र में जाना चार्ट में अशुभता फैलाता है और शुभ नक्षत्र की एनर्जी को भी खराब कर देता है। ये है सिक्स्थ हाउस, जो हमने बताया है लोगों पे कर्जा, ब्याज और शत्रुओं की संख्या जो बढ़ जाती है और मेहनत का रिजल्ट नहीं मिलता उसके लिए। तो मित्रों, ये आप हमने आपको आज सिक्स्थ हाउस तक सारे क्लियर कर दिए, कुंडली के बिहाफ पे भी और नक्षत्र के बिहाफ पे भी। अब हम आते हैं कुंडली के सेवंथ हाउस के बारे में। सेवंथ हाउस बताता है हमें हमारा जीवन साथी कैसा होगा और वो इस जीवन में हमारा पूरा साथ देगा या नहीं देगा, क्या वो हमारे लिए ईमानदार है या नहीं है, कहीं उसके द्वारा हमारे वैवाहिक जीवन में कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं रहेगा। कभी कभी आपने देखा होगा आजकल बहुत से केसेस हैं ऐसे कि बहुत जल्दी तलाक के कोर्ट केसेस, ये सब चीजें चलती रहती हैं। ऐसी नौबत तो नहीं आ रही। इन सब के लिए हम सेवंथ हाउस, सेवंथ लॉर्ड और सेवंथ कारक का विश्लेषण करेंगे। सेवंथ हाउस बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी लाइफ के लिए, क्योंकि ये हमारे लाइफ पार्टनर को निर्धारित करता है। तो इसको प्लीज आप बहुत फोकस करके सुनिएगा। बिजनेस और बिजनेस पार्टनर, कई लोग बिजनेस करते हैं, जैसे बिजनेसमैन होते हैं। इस सेवंथ हाउस हम ये भी पता कर सकते हैं क्या वो बिजनेस पार्टनर हमारे लिए वफादार है, ईमानदार है, क्या वो हमारे साथ कोई गद्दारी तो नहीं करेगा। ये भी स्थिति हमें सेवंथ हाउस और सेवंथ लॉर्ड से ही पता चलती है। जबकि ऐसा आपने देखा होगा, ऐसा होता है कई बार कि कुंडली में हम जब शादी के योग बनते हैं, हमारे लोग शादी के लिए अपना चार्ट दिखाते हैं, तो बहुत से लोग कहते हैं कि बहुत अच्छे गुण दोष मिल रहे हैं, इतने मिल गए हैं, 28 मिल गए हैं, 26 मिल गए हैं, 100 मिल गए हैं, तो आप लोग शादी कर लीजिए। उसके बाद भी तलाक की नौबत आती है। क्यों? ये हम आपको नक्षत्रों के हिसाब से बताएंगे कि तलाक की नौबत क्यों होती है, वैवाहिक जीवन में कलेश का कारण क्या होता है इतने गुण मिलने के बाद। तो आते हैं टॉपिक पर। सेवंथ हाउस हमारे सभी सुखों का सुख होता है, पर एक ये मारक स्थान भी है। सेवंथ लॉर्ड का कुंडली से 6, 8, 12 में जाना या अपने से 6, 8, 12 में जाना, दोनों स्थिति में हमारे वैवाहिक जीवन को यानी पति पत्नी के सुख को, बिजनेस के सुख को, पार्टनर के सुख को पीड़ित करता है, अशुभ फल देता है। इसी वजह से हम आजकल लोगों को वैवाहिक जीवन में मारपीट, लड़ाई झगड़ा, तलाक की नौबत देखने को मिल रही है। यही रीजन है कि कहीं ना कहीं सेवंथ हाउस, सेवन लॉर्ड 6, 8, 12 के संबंध में है। ऐसे ग्रहों के साथ संबंध बन रहा है कहीं कि उनके वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि मोस्टली लोग गुण दोषों के हिसाब से चलते और उसको इंपॉर्टेंट देते हैं कि भाई गुण दोष मिल रहे हैं तो शादी कर। कई बार और बहुत सी चीज होती है कुंडली में, नक्षत्रों के बिहाफ पर भी हमें कुंडली का विश्लेषण करना चाहिए। उसी के बाद ही हमें वैवाहिक जीवन के लिए आगे प्रेफर होना चाहिए, क्योंकि कई बार अच्छे गुण दोष मिलने के बाद भी ये स्थिति उत्पन्न हो जाती है तलाक की, मारपीट, लड़ाई झगड़े, कोर्ट संबंधी। क्यों? इसका यही रीजन है कि कहीं ना कहीं हमारे द्वारा सेवंथ हाउस की खराब स्थिति दिख रही होती है और हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। इसीलिए आज मैंने इसका विश्लेषण करा है कि सेवंथ हाउस की रेमेडी की जा सकती है और इसका अच्छा रिजल्ट भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है आपके चार्ट के एनालाइज के बाद कि आपके चार्ट का सेवंथ हाउस क्या कहता है, उसमें किस ग्रह का कंजक्शन है।
तो मित्रों, मैंने आज आपको 7th हाउस, 7th लॉर्ड और 7th कारक तक सारे भावों का विश्लेषण बता दिया है, ये किस किस चीज को सिम्टम्स करता है और ये क्या क्या लाइफ में हमारे दर्शाता है। अब आते हैं हम 8th हाउस के, कुंडली के 8th हाउस। कभी आपने देखा है क्या हमारे अपने जीवन में पैतृक संपत्ति का योग बनेगा? कभी कभी आपने देखा होगा एक्सीडेंट हो जाते हैं, लंबी बीमारी हो जाती है, डीप सेक्स रिलेशनशिप होती है, ब्लैक मैजिक होता है। किस प्रकार से ये सब चीज आती हैं या नहीं आएंगी, ये सब हमें 8th हाउस बताएगा। कुछ लोग आपने देखा होगा ब्लैक मैजिक करते हैं, तांत्रिक होते हैं, वो डिपेंड करता है उनका 8th हाउस किस ग्रह के साथ कंजक्शन आ रहा है। अकल्ट के, ज्योतिष के, इसके लिए भी हम 8th हाउस को देखते हैं। 8th हाउस जो होता है वो कुंडली का सबसे अशुभ हाउस होता है, जिसे हम कह सकते हैं गड्ढा, ब्लैक होल। 8th हाउस में चंद्रमा का आना या कुंडली के किसी शुभ ग्रह का आना चार्ट को बहुत बुरी तरह से पीड़ित करता है, क्योंकि ये 8th हाउस है, यानी 8th हाउस गटर होता है। इसके अंदर गटर क्या होता है? कुछ भी डाला दैट्स रिजॉल्व, खत्म हो गया। तो ये वही 8th हाउस है। 7th लॉर्ड का 8th में आना, 7th लॉर्ड का 8th में आना वैवाहिक जीवन को फिनिश कर देगा, खराब कर देगा। और 8th लॉर्ड का लगन में जाना, 4, 7, 10 में जाना, इन सब की शुभ एनर्जियों को बहुत बुरी तरह से पीड़ित कर देगा। 8th लॉर्ड का, अब हम नक्षत्र होता है, 8th लॉर्ड का अशुभ नक्षत्रों में होना, यानी 3, 5, 7 तारे के कंजक्शन में होना, ये कुंडली को काफी बुरी तरह से स्थिति दर्शाता है। कुंडली पिट गई है। इसकी क्या रेमेडी करें? ये आपके चार्ट के एनालाइज पे डिपेंड करता है कि आपका चार्ट का 8th हाउस क्या कहता है। अब हम आपको बताते हैं कुंडली के 9th हाउस के बारे में कि क्या इंपॉर्टेंस रखता है हमारे यहाँ कुंडली में और इसका हमारे जीवन पर क्या महत्व है। 9th हाउस हमारी कुंडली का वो स्थान है, वो चाबी है जिसके शुभ और अशुभ दोनों ही परिणाम हमारे चार्ट को इस प्रकार घुमा देते हैं कि हमारे पिता के साथ कैसे संबंध होंगे, ये भी यही बताएगा 9th हाउस, क्योंकि ये भी हमारी कुंडली का एक इंपॉर्टेंट हाउस है। हमारे गुरु के साथ कैसे संबंध होंगे, इस विषय में हमारा लक हमारा साथ देगा या नहीं देगा, इस विषय में हम 9th हाउस का विश्लेषण करेंगे। अब हम आपको बताते हैं कैसे करते हैं इसका विश्लेषण। 9th हाउस जो है वो हमारा कुंडली का दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट त्रिकोण होता है। एक 5th होता है, एक 9th होता है। हमारे जीवन में लक हमारा कितना साथ देगा ये हमें 9th हाउस से पता चलता है। पिता, गुरु और हमारे जो बड़े हैं वो हमारा कितना साथ देंगे ये हमें 9th हाउस बताता है। 9th हाउस 9th लॉर्ड से पता किया जाता है। 9th लॉर्ड का अपने से केंद्र और त्रिकोण में जाना इस स्थिति को शुभ फल प्रदान करता है। 9th हाउस का अपने से केंद्र और त्रिकोण में जाना ये शुभ फल प्रदान करता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन थी, मैंने दोबारा रिपीट करिए, सुनिएगा। इस प्रकार 9th में कुंडली के किसी पापी ग्रह का आना, कुंडली से 6, 8, 12 में के हाउस के लॉर्ड का आना, 9th हाउस का पाप कत्री में होना, 9th लॉर्ड का अशुभ नक्षत्रों में आना, इन सब शुभ फलों को खराब कर देता है, अशुभ बना देता है। ये हमारा लक राइज नहीं होने देता और हमारे लक राइज को हमें शुभ फल देने ही नहीं देता, क्योंकि ये जो संबंध बनाता है ये हमारे, जब तो आपने देखा होगा कई बार 9th हाउस में बहुत अच्छे ग्रह होते हैं, 9th हाउस हमारा बहुत अच्छी तरह राजयोग बना रहा होता है और वो कहीं ना कहीं हमें नहीं दे रहा, पिट रहा है। तो रीजन यही है कि कहीं ना कहीं 9th लॉर्ड का अशुभ नक्षत्रों में आना और किसी पापी ग्रहों के साथ होना या 6, 8, 12 के संबंध होना उस राजयोग को पीट देता है। तो मित्रों, मैंने आपको 9th हाउस तक का विश्लेषण कर दिया है, नक्षत्रों के ब्याह पे भी और कुंडली के ब्याह पे भी। 9th हाउस की भी रेमेडी की जा सकती है, बट फॉर योर चार्ट एनालाइज। अब हम आते हैं 10th हाउस के बारे में। 10th हाउस होता क्या है? सरकार के द्वारा जो हमें जीविका के द्वारा, नौकरी के द्वारा वो साधन जिसमें हम अपनी जीविका चला सके,
इन सब का संबंध 10th हाउस 10th लॉर्ड से होता है। इसका विश्लेषण हम आपके सामने अब करेंगे। 10th हाउस मोस्ट इंपॉर्टेंट केंद्र होता है। ये सभी केंद्रों से सबसे ज्यादा पावरफुल केंद्र होता है और ये हमारी जीविका का संकेत होता है। 10th हाउस 10th लॉर्ड का केंद्र और त्रिकोण में जाना, 10th लॉर्ड का केंद्र और त्रिकोण में जाना शुभ होता है। 10th लॉर्ड की महादशा, अगर 10th लॉर्ड की महादशा है किसी व्यक्ति की तो बहुत ऊंचाइयों तक जाएगा वो इंसान। अगर वो 10th हाउस और 10th लॉर्ड शुभ स्थिति में हो, मैंने दोनों बात रखी है, अगर 10th लॉर्ड की महादशा चल रही है किसी व्यक्ति की तो वो बहुत ऊंचाइयों तक जाएगा, बशर्ते अगर 10th हाउस और 10th लॉर्ड शुभ स्थिति में हो। 10th लॉर्ड का पापी ग्रहों के साथ बैठना पीड़ित होता है, ये कुंडली को पीड़ित कर देता है, ये कुंडली के शनि को भी पीड़ित कर देता है। 10th लॉर्ड का अशुभ नक्षत्रों में जाना या 6-8-12 में जाना या अपने से 6-8-12 में जाना, दोनों स्थिति में भी अशुभ फल प्रदान करेगा। ये 10th हाउस की खासियत है। 10th हाउस की भी रेमेडी हो सकती है, बस वही एक सेम बात, इट्स योर चार्ट एनालाइज। आपके चार्ट के एनालाइज के बाद कि 10th हाउस की कंडीशन कैसी है और 10th हाउस आपका जो चार्ट में है वो किन ग्रहों के साथ आपका कंजंक्शन बना रहा है। तो मित्रों, मैंने आपको 10th हाउस तक क्लियर कर दिया है। आज हम 11th हाउस के बारे में बात करेंगे कि हम 11th हाउस 11th राशि 11th लॉर्ड को क्यों देखते हैं। हम 11th हाउस देखते हैं बड़े भाई बहन के लिए, बड़ी संस्था के लिए, बड़े इंस्टीट्यूट के लिए, लाइफ के लिए और मनोकामना पूर्ति के लिए हम ये 11th हाउस को देखते हैं। 11th हाउस एक वृद्धि कारक हाउस है। क्यों? क्योंकि ये अपने से 6th से 6th है। अगर ये प्रॉफिट देता है तो प्रॉफिट की वृद्धि करता है और अगर ये लॉस देता है तो लॉस की वृद्धि करता है, क्योंकि ये उपचय हाउस है। लगन लॉर्ड का 11th में आना बहुत ही वृद्धि कारक होता है, गेन्स देता है लाइफ के अंदर, लेकिन 7th का 11th में आना मैरिज लाइफ को डिस्ट्रॉय करता है, मतलब कहीं ना कहीं मैरिज में प्रॉब्लम करता है और सेकंड मैरिज को इंडिकेट करता है। अगर 7th 11th से कनेक्ट होता है तो कहीं ना कहीं सेकंड मैरिज को इंडिकेट करेगा कि सेकंड मैरिज के योग हो रहे हैं। तो 11th हाउस को एक उपचय हाउस मानते हैं। अगर 11th हाउस एक पॉजिटिविटी देने पे आता है तो पॉजिटिविटी ही देता है और अगर नेगेटिविटी पे आएगा तो नेगेटिविटी ही देगा। तो हम 11th हाउस को और पॉजिटिव करने के लिए इसकी रेमेडी करते हैं ताकि जो 11th हाउस हमें दे सकता है अच्छे से था वो हमें दे गिव। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी लाइफ में 11th हाउस से पॉजिटिविटी मिले और आपकी भी लाइफ में गेन्स हो, आपकी मैरिज लाइफ अच्छी चले, तो आप लोग सभी 11th हाउस की रेमेडी करें ताकि आपकी लाइफ अच्छी चले। 12th हाउस का हमारी लाइफ में क्या महत्व है? 12th हाउस हम क्यों देखते हैं? 12th हाउस हम देखते हैं बेड प्लेजर के लिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए, जेल योग के लिए, विदेश यात्रा के लिए, विदेश में ली जाने वाली जमीन जायदाद के लिए, इन चीजों के लिए हम 12th हाउस को देखते हैं। लगन का 12th में जाना अशुभ होता है और 12th का लगन से संबंध अशुभ होता है क्योंकि 12th हाउस अधिक व्यय का हाउस है, अधिक खर्चों का हाउस है। ये इतना खर्चा एफर्ट करता है कि रातों की नींद उड़ा देता है इंसान की, इसलिए हम 12th हाउस को शुभ नहीं मानते। 12th हाउस का केंद्र और त्रिकोण के साथ संबंध भी शुभ नहीं होता, ये क्योंकि एक अशुभ हाउस है, क्योंकि एक अशुभ घर है। 7th लॉर्ड का 12th हाउस में जाना पति पत्नी के संबंध को खराब कर देता है, तनाव भरी स्थिति पैदा करते हैं, उनके वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम क्रिएट करने का इंडिकेट करता है। 12th हाउस को हम इसलिए अच्छा हाउस नहीं मानते। 4th लॉर्ड का 12th के साथ संबंध भी बहुत सी चीजों खराब करता है। फॉर एग्जाम्पल मन का सुख, माँ से मिलने वाला सुख, इन चीजों को खराब कर देता है 12th हाउस, इसलिए हम 12th हाउस को अच्छा हाउस नहीं मानते। 1 4 7 10 5 9 के साथ भी, यानी केंद्र त्रिकोण के साथ भी इसका संबंध अच्छा नहीं होता। सर्वाष्टक वर्ग के अनुसार भी देखा जाए तो 11th के अंक 12th से ज्यादा होने चाहिए और लगन के अंक भी 12th से ज्यादा होने चाहिए, नहीं तो ये अच्छे राजयोग को खराब कर देता है। इसीलिए कई बार हम लोग कहते हैं, जैसे कुछ एस्ट्रोलॉजर्स बताते हैं कि भाई राजयोग बन रहा है, तो हम लोग सोचते हैं हमें राजयोग का रिजल्ट्स क्यों नहीं मिल रहा। उसका यही रीजन होता है, कहीं ना कहीं
वो राजयोग खराब हो रहा होता है, अनबैलेंस हो रहा होता है। तो इसीलिए आप अपने चार्ट की रेमेडीज कीजिए अगर कहीं आपकी लाइफ में भी ऐसा हो रहा है, और अच्छे से अपने चार्ट को दिखाइए ताकि आपका भी कोई राजयोग एक्टिव हो रहा तो आपको उसका रिजल्ट मिल सके। हम आपको बताते हैं एस्ट्रोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट जो होती है चंद्र कुंडली एंड गोचर। चंद्र कुंडली और गोचर क्या होता है और ये कैसे हमारे जीवन पर वास्तविक रूप से काम करता है। चंद्र कुंडली कई बार लगन कुंडली यानी D1 कुंडली के शुभ योगों का, शुभ महादशा को, शुभ नक्षत्र गणना को पूर्ण रूप से बदल देती है। D1 के शुभ फलों को कैसे चेंज करती है और अशुभ फलों को भी कैसे बदल देती है। चंद्र कुंडली के द्वारा सारे योग, सारी गणना, शुभ अशुभ फल बदल जाते हैं। चंद्र कुंडली का महत्व इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मून मन की सोच का प्रतीक है। मून पर होने वाली गोचर का हमारे जीवन में काफी अधिक शुभ अशुभ प्रभाव पड़ता है। जो गोचर D1 पर पूर्ण रूप से लागू नहीं हो रहा है, जैसे किसी की शादी के योग बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, वो चंद्र कुंडली पर गोचर पूर्णतः लागू होकर उस शादी की पूर्णतः स्थिति की होगी या नहीं होगी, पूर्णतः स्थिति दर्शाता है। और गोचर चंद्र कुंडली के द्वारा ही प्रथम स्थिति में देखा जाता है। तो मित्रों, मैंने आपको ये बता दिया है D1 का और चंद्र कुंडली का। हम आपको कुंडली की गणना विश्लेषण नक्षत्रों के आधार पर बता रहे हैं। ये नक्षत्र हमारे चार्ट पर, हमारे जीवन पर, हमारी सफलता असफलता पर, हमारे स्वभाव पर किस प्रकार प्रभाव डालता है, हम आज आपके सामने ये शो करते हैं। मान लीजिए जैसे किसी का जन्म तारा वो कहलाता है जहाँ पर चंद्रमा स्थित होता है। जैसे किसी की महादशा अश्विनी नक्षत्र की स्टार्ट हुई है। अब ऐसी स्थिति में हमें ये देखना है कि अश्विनी नक्षत्र के साथ बाकी सभी नक्षत्र मित्र, अति मित्र, सफलता देने वाले, तरक्की देने वाले, या फिर शत्रु, अति शत्रु, या उसे पराजित करने वाले, समय समय पर बाधा बचाने वाले, उत्पन्न करने वाले हैं। जैसे 3, 5, 7 तारा अशुभ होता है, यानी प्रतिहार तारा, वट तारा और निर्धन तारा, ये सब अशुभ नक्षत्र होते हैं। अब हम देखते हैं जो पहला तारा होता है, यानी पहला तारा जन्म नक्षत्र का, ये कभी किसी नए काम के लिए शुभ नहीं होता। दूसरा तारा जो होता है वो होता है संपत्ति तारा। वो धन, फाइनेंस गेन्स, तरक्की, वृद्धि, आगे बढ़ना और अपने सभी भौतिक सुखों का आनंद लेना, धन प्राप्त करना, भाग्य बनाना, सुंदरता दिखाना, इसलिए इन सब चीजों के लिए देखा जाता है। इसके अंदर दूसरे तारे को हम शुभ मानते हैं। अब हम आते हैं तीसरा तारा, ये विपत्त तारा होता है, संकटों से भरा हुआ, डेंजर्स, धन में वृद्धि में कमी, डिक्रीज करना किसी चीज को, जो आप सोचोगे उसको वो पूरा नहीं होने देगा। जैसे मुझे सपोज करो, मुझे आज ये एक्सपेक्ट है कि मुझे ये काम करना है, तो ये उसमें बाधक रहेगा क्योंकि ये विपत्त तारा है। जिसके नाम में विपत्ति झलक रही है वो शुभ कैसे हो सकता है। तो ये तीसरा तारा है। चौथा तारा होता है क्षेमा तारा, खुशियों की सुरक्षा करना, धीरे धीरे खुशियां मिलेंगी, हैप्पीनेस ऑफ सिक्योरिटी मिलेगी, ये चौथा तारा होता है। अब हम आपको बताएंगे पांचवा तारा, पांचवी दशा। फिर से मुश्किलें आना, लाइफ में शत्रु होते हैं इसमें क्योंकि ये प्रत्यारी है, प्रतिहार करता है, हराता है, कठिनाई आना शुरू होना, रुकावटें शुरू होती हैं, आपको फंसा देगा, मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। एक्चुअल में एक बंधक की दशा होती है। इसमें आपको आउटमेटिकल प्रॉब्लम्स मिलेंगी क्योंकि ये प्रत्यारी है, हराने वाला, जिसके नाम में हार है वो आपको जीतने कैसे देगा। अब हम आते हैं छठी दशा, ये साधक बनाती है, सभी इच्छाओं को पूरा करना, आर डिजायर्स फुलफिल्ड, पीक ऑफ माइंड लाइफ करना। इससे आपको काफी अच्छी मेडिटेशन कर सकते हैं, आपको घर बैठे धन प्राप्ति हो सकती है, आप अपना काफी समय साधनाओं में, अपनी डिजायर्स में पूरा करने में लगाएंगे क्योंकि 3, 6, 11 में राहु काफी अच्छे रिजल्ट्स लाइफ को में देता है, इसलिए छठी दशा अच्छी मानी जाती है। अब आते हैं 7वीं दशा, वध तारा और निधन तारा। धन का जाना अपने पास से, गरीबी अचानक में, लाइफ में चेंज, धन की हानि, हैप्पीनेस नहीं होना या हैप्पीनेस में कमी होना,
फैमिली मेंबर्स में अनहैपनिंग होना, खतरनाक बीमारियों का लग जाना, अचानक मनी लॉस होना, प्रकृति आपदा, धन की आपत्ति, घर की फैमिली मेंबर्स की आदि को सबको धन की हानि होना, सब कुछ खत्म कर देना। क्योंकि 7वां नक्षत्र जुपिटर का पुनर्वसु होता है, जिसका मतलब सब कुछ शुरू से करना होता है। जहां से आपने शुरू किया था दोबारा वहीं से स्टार्ट लेना होता है। ये है 7वीं दशा का तारा, यानी वध तारा और निधन तारा, जिसका नाम ये में वध और निधन की भाषा झलक रही है, तो वो आप देखिए कि कहां तक ले जा सकता है। अब हम आते हैं 8वीं दशा, मित्र दशा। दोस्ती, पार्टनरशिप, फुलफिल डिजायर्स, हैप्पीनेस एंजॉय, खुशियां, धन की प्राप्ति, समझ, ये सब 8वीं दशा है। मित्र दशा यानी ये मित्र दशा, जिसके नाम में ही मित्रता है, तो वो ये चीज हमें बना के देगा, उसमें बढ़ोतरी देगा। अब हम आपको बताते हैं 9वीं दशा, अति मित्र दशा। काफी अच्छी, खुशियां प्राप्त होना, आसानी से जीत प्राप्त होना, ऑल डिजायर्स आसानी से पूरा होना, बेस्ट फ्रेंड्स, गेम्स मिलना, लोगों से सपोर्ट, फैमिली से सपोर्ट मिलना, पब्लिक से सपोर्ट मिलना, ये काफी अच्छी दशा होती है। तो मित्रों, मैंने आपको 9 की 9 दशाएं क्लियर कर दी। अब हम आपको बताएंगे कि पंचांग के द्वारा तिथियों का क्या महत्व है। 5 तिथियां होती हैं, नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा। नंदा तिथि, पहले हम बताएंगे नंदा तिथि दोनों पक्ष, कृष्ण और शुक्ल पक्ष की 1, 6 और 11वीं तिथि अर्थात प्रतिपदा, षष्ठी व एकादशी तिथियां नंदा तिथि कहलाती हैं। इन तिथियों में अंतिम प्रथम घटी या अंतिम 24 मिनट को छोड़कर सभी मंगल कार्यों को करना शुभ माना गया है। ये है नंदा तिथि की विशेषता। अब हम आपको दूसरी तिथि भद्रा तिथि का बताते हैं। दोनों पक्षी की 2, 7 और 12वीं तिथि अर्थात द्वितीय, सप्तमी व द्वादशी तिथियां भद्रा तिथि कहलाती हैं। इस तिथि में कोई भी शुभ मांगलिक कार्य नहीं किए जाते, परंतु कहा जाता है कि इन तिथियों में कोर्ट कचहरी, चुनाव और शल्य चिकित्सा संबंधी कार्य किए जा सकते हैं। व्रत, जाप, पूजा अर्चना व दान पुण्य जैसे कार्यों के लिए तिथियां शुभ मानी जाती हैं। तो हमने आपको ये बता दिया दूसरी तिथि के बारे में। अब आती है हमारी तीसरी तिथि, जया तिथि। दोनों पक्षों की तीसरी, 8वीं और 13वीं तिथि अर्थात तृतीया, अष्टमी व त्रयोदशी तिथियां जया तिथि कहलाती हैं। ये तिथियां विद्या, कला, गायन, वादन, नृत्य आदि कलात्मक कार्यों के लिए उत्तम मानी जाती है। अब हम आते हैं चौथी तिथि, रिक्ता तिथि। दोनों पक्षों की 4, 9 और 14 तिथि अर्थात चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी तिथियां रिक्ता तिथियां कही जाती हैं। इन तिथियों में कोई भी मांगलिक कार्य करना, नया व्यापार करना, गृह प्रवेश आदि नहीं करना चाहिए, लेकिन मेले, तीर्थ, यात्राओं आदि के लिए ठीक मानी जाती है। अब आती है 5वीं तिथि, पूर्णा तिथि। दोनों पक्षों की 5, 10, 15 तिथि अर्थात पंचमी, दशमी और पूर्णिमा और अमावस्या पूर्णा तिथि कहलाती है। इनमें अमावस्या को छोड़कर बाकी तीनों में अंतिम 1 घटी या 24 मिनट पूर्व तक सभी प्रकार के लिए मांगलिक कार्यों के लिए ये तिथियां शुभ मानी जाती हैं। अब हम मित्रों लाल किताब के अनुसार और लाल किताब की दृष्टि के अनुसार ग्रहों की मित्रता और शत्रुता के अनुसार वर्षफल जो आपके जन्मदिन से अगले जन्मदिन की तिथि तक लागू होगा, उस वर्षफल में आपको शुभ फल प्राप्त होंगे या नहीं होंगे, इस वर्षफल में ये स्थिति दर्शाता है। इस ग्रहों के शुभ फल हम अपने जीवन में कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये हम लाल किताब के द्वारा कुंडली पर लगाकर देख सकते हैं। लाल किताब का सबसे इंपॉर्टेंट रूल ये है कि अगर कोई प्लेनेट आपकी D1 कुंडली से अशुभ स्थान से अब अशुभ स्थान में ही चला गया है, तो ये फिर बुरा ग्रह वर्षफल कुंडली में सो रहा है, तो उसे सोने दिया जाए, उसकी रेमेडी नहीं करनी चाहिए। तो ग्रह को नहीं जगाया जाता, क्योंकि वो बैकफायर कर सकता है। मान लो D1 का कोई शुभ ग्रह वर्षफल कुंडली में शुभ स्थान में चला गया है, या इस वर्षफल में शुभ ग्रह सो रहा है, तो उसकी रेमेडी करके उसको जगाया जाता है, ताकि वो अपनी पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको दे सके। ताकि उस शुभ ग्रह को जगाना चाहिए, क्योंकि उसको जगाने से उसके शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। अब रेमेडी लाल किताब के अनुसार अधिकतर वर्षफल की जाती है। किन्हीं 2 हालातों में जब कोई ग्रह D1 में
जिस हाउस में या और वर्षफल में उसी हाउस में आ गया हो तो D1 के उस हाउस की रेमेडी की जाती है और वो ग्रह उस हाउस में आकर कोई ना कोई चेंज लाइफ में लाता ही लाता है। जो आज का हमारा विषय है वो है पितृपक्ष हेतु। आज से जैसे कि आप सभी को पता है 16 दिनों में तन से, मन से, धन से, जैसे भी हो भावना पूर्वक कार्य करना चाहिए। और जिस दिन अपने माता पिता का श्राद्ध हो, स्पेशली उस दिन अपने पितरों का तर्पण भी अवश्य करना चाहिए। आपको पता होगा कि हम लोग जब भी श्राद्ध होते हैं तो सफेद चीजों का सेवन ज्यादा करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल जस्ट लाइक स्वीट्स, खीर और आपके वाइट क्लोथ्स, एनी अदर। क्यों करते हैं? इसका एक साइंटिफिक लॉजिक है। इसका लॉजिक ये है कि वाइट चीज हमारा मून का प्रतीक है और जब हम व्हाइट चीज को मंदिर में ब्राह्मण को देने जाते हैं, पंडित जी को, तो हमारा जुपिटर मजबूत हो जाता है और हमारा 5th हाउस ठोस हो जाता है, जिससे हमें मतलब हमारी लाइफ में पितरों का पॉजिटिव रिजल्ट मिलने लगता है और हमारे को शुभ फल प्राप्त होते हैं। पुत्र प्राप्ति हेतु एक मार्गदर्शक हेतु हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं और हमें वो आशीर्वाद देते हैं। आज हम आपको बताएंगे कार्तिक मास और कृतिका नक्षत्र का क्या संबंध है और हम कार्तिक स्नान ब्रह्म मुहूर्त में क्यों करते हैं और कार्तिक मास कब आता है। कार्तिक शब्द जो है वो कृतिका नक्षत्र से निकला है, उसी का ही पार्ट है। कार्तिक शब्द को कृतिका नक्षत्र से हम कनेक्ट कर सकते हैं और कृतिका शब्द को कार्तिक शब्द से कनेक्ट कर सकते हैं। जब सूर्य 6 नंबर राशि से 7 नंबर राशि में आता है, यानी कन्या राशि से तुला राशि में आता है, उस समय नीच का हो जाता है, उस समय कार्तिक मास लग जाता है। यानी 15 अक्टूबर से 20 नवंबर के बीच का जो पीरियड होता है वो कार्तिक मास कहलाता है। तो मित्रों, उस समय सूर्य नीच प्रवृत्ति का हो जाता है, तो नेचुरल है सूर्योदय के बाद आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे किसी चीज के। अगर आप जल चढ़ाते हैं या कोई भी कार्य करते हैं तो वो उस समय नेगेटिव रिजल्ट देगा, इसीलिए हम ब्रह्म मुहूर्त के स्नान को ज्यादा महत्व देते हैं। अब दूसरा टॉपिक जो आता है वो ये आता है, कार्तिक जो स्नान है वो कहीं ना कहीं स्वामी कार्तिकेय के नाम से भी कनेक्ट है, जो भगवान शंकर के प्रथम बड़े पुत्र थे, उनके नाम का कार्तिकेय यानी और स्वामी कार्तिकेय, कार्तिक स्नान और कृतिका नक्षत्र, ये तीनों आपस में कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। जो कृतिका नक्षत्र वाले लोग होते हैं उनका जो स्वामी है वो अग्नि होता है, इसलिए वो अपने सुखों को खुद ही जला देते हैं। इसलिए उनके अपने माँ के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपने पार्टनर के साथ जो भी सुख होते हैं उनका अभाव रहता है उनको, क्योंकि उनका जो स्वामी है वो अग्नि है। तो ये साइन, जब अग्नि स्वामी है तो नेचुरल में गुस्सा बहुत होता है और वो अपने इन सुखों को खुद ही जलाकर खाक कर देते हैं। अब जो मेन बात आती है वो ये आती है, अगर किसी के चार्ट में लगन लोर, सन या मून या कृतिका नक्षत्र कहीं पीड़ित हो रहे हैं तो उनके जीवन के सभी सुख जल जाते हैं, क्योंकि सूर्य इस समय नीच अवस्था में है, नीच की राशि में आ गया सूर्य, तो वो पॉजिटिव रिजल्ट्स तो देगा ही नहीं। इसीलिए हम ब्रह्म मुहूर्त को ज्यादा कार्तिक मास में मोटिव देते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में किए गए कार्यों का ही शुभ फल प्राप्त मिलता है, क्योंकि इस समय सूर्य अपनी उचित स्थिति में नहीं है। अब आता है, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके चार्ट का सूर्य आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स दे, आपके चार्ट के नेगेटिव इफेक्ट्स, नेगेटिव रिजल्ट्स खत्म हो जाए, तो आपको भी कार्तिक मास का स्नान करना चाहिए और कार्तिक मास का स्नान ब्रह्म मुहूर्त में करके ही, ब्रह्म मुहूर्त में ही सूर्य को जल देना चाहिए। क्योंकि अगर आप सूर्योदय के बाद जल चढ़ाते हैं तो आपको सूर्य पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि वो खुद ही पॉजिटिव स्थिति में नहीं है, तो वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स कहां से देगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके चार्ट के सूर्य के नेगेटिव रिजल्ट्स खत्म हो जाए और आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स प्राप्त हो, तो आपको सभी को कार्तिक स्नान ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए। अब देखा जाए, इस समय गोचर का सूर्य भी सभी के चार्ट में तुला राशि में है और जो ये मास है इसमें भी सूर्य नीच स्थिति में है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि गोचर का सूर्य और कार्तिक मास से आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले, तो आप लोगों को सबको ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए, क्योंकि इस दौरान तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु, महेश आपको आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि उनको ब्रह्म मुहूर्त का स्नान बहुत प्रिय है और कार्तिक मास उनको बहुत अधिक ही प्रिय है। तो अगर आप भी लोग कार्तिक स्नान करेंगे तो आप लोगों का नेगेटिव चार्ट के नेगेटिव इफेक्ट्स, नेगेटिव रिजल्ट्स खत्म हो जाएंगे और आपको पॉजिटिव इफेक्ट्स और पॉजिटिव रिजल्ट्स प्राप्त होंगे। आज आपको कार्तिक मास की विधि बताऊंगी
कि किस तरीके से व्रत किए जा सकते हैं और किस तरह से स्नान होते हैं और उसमें क्या दान किया जाता है और किस प्रकार आप ये सब कार्य करके अपने आप को किसी भी पाप से मुक्त कर सकते हैं। तो टॉपिक पर आते हैं। जैसे जब हम रात्रि की 2 घड़ी रह जाती है हमारी, उस बीच हमें उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए और स्नान करते टाइम ब्रह्मा विष्णु महेश और तुलसा जी को प्रणाम करके स्नान करना चाहिए। और तुलसा की जो मिट्टी होती है गमले की, वो अपने तन पर लगाकर स्नान करना चाहिए, जिससे कि जो भी हमने पाप किए हो वो हमारे नष्ट हो जाए। जो लोग कार्तिक का स्नान करते हैं वो चाहे कितना ही उनसे कभी जाने अनजाने कोई पाप हो गया हो, कोई गलती ऐसी हो गई हो, वो भी इस स्नान से, ब्रह्म मुहूर्त के स्नान से पाप मुक्त हो जाते हैं। ये कार्तिक स्नान का महत्व है। मतलब कार्तिक स्नान करने से जो हमें पॉजिटिव चीजें मिलती हैं, ये उसके लिए मैं आपको एक उपाय बता रही हूँ। उसके बाद अगर कुछ लोग जो गृहस्थ होते हैं, मतलब ज्यादा टाइम नहीं निकाल सकते इन चीजों के लिए, मिट्टी विट्टी का यूज नहीं कर पाते हैं, तो वो जल में तिल मिलाकर भी नहा सकते हैं। एकादशी तिथि का, प्रदोष तिथि का और प्रदोष व्रत का और आपकी संडे का व्रत, इसमें मेन होता है संडे का जो व्रत करेंगे वो बिना नमक का खाएंगे, क्योंकि संडे के व्रत में नमक निषेध होता है। कुछ लोग पूरे महीने एक टाइम खाना खाते हैं, लेकिन आजकल की दिनचर्या को देखते हुए नहीं, अगर एक महीना कोई रह सकता है तो लास्ट के 5 दिन के व्रत होते हैं इसमें, एकादशी से पूर्णवासी तक, उसमें फलियार करा जाता है एक टाइम। इस तरीके से आप व्रत करते हैं तो आपके घर में माँ लक्ष्मी विराजमान होगी, तुलसा माँ का सीधा आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। ये कार्तिक मास विष्णु भगवान को इतना प्रिय है कि इसमें किया गया हर दान पुण्य 100 गुना फल देता है। और कुछ लोग कार्तिक में जिस दिन देव उठनी एकादशी होती है, उस दिन से कुछ चीजों को स्टार्ट लेते हैं, जैसे मंदिर में दिया जलाना, 1 साल तक कंटिन्यू दिया जलाते हैं। कुछ लोग तुलसा में दिया जलाना लेते हैं, 1 साल तक कंटिन्यू जलाते हैं। कुछ लोग मंदिर में सफाई करते हैं 1 साल तक रेगुलर। तो कुछ लोग भगवान के मंदिर का पर्दा खोलना सुबह शाम का, ये नियम लेते हैं। तो अगर आप भी इस तरीके की कोई चीजें करेंगे तो आपकी लाइफ में भी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का इतना आशीर्वाद प्राप्त होगा कि कल्प वृक्ष जैसा वृक्ष आपके घर आंगन में विराजमान होगा और आपकी सारी मन की इच्छाएं पूरी होंगी। तो मित्रों, आप सभी लोग इसी विधान से पूजा करें और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में तुलसा जी की जब आप पूजा करती हैं, स्त्रियां या पुरुष, तो तुलसा जी की पूजा करते टाइम तुलसा जी के रोली का छींटा जरूर लगाएं और तुलसा जी की 108 परिक्रमा जरूर करें। और अगर 108 नहीं हो पाती किसी कारणवश तो 11 और 21 तो जरूर करें। और परिक्रमा करते टाइम हाथ जोड़ें और तुलसा माँ जो अखंड सौभाग्य देने वाली है, माँ वृंदा, इनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि आप हमारे सभी कष्ट हरें और हमारी इस शरीर से जितना आपके लिए हो सकता है हम उसको कर रहे हैं, आप हमें उसका उचित से उचित फल प्रदान करें और हमारे किए हुए कार्य को आप स्वीकार करें। इस तरह करके आप अपने इन पूजा विधियों को करें और एकादशी से और पूर्णवासी तक के व्रत करें, जिससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और कम से कम 5 साल तक ये कार्तिक का स्नान आप करें रेगुलर, और 5 साल बाद इसका उद्यापन होता है, वो हम आपको टाइम टू टाइम बताते रहेंगे। तो आप इस विधि से कार्तिक स्नान प्रारंभ करें, इस तरीके से व्रत करें, इस तरीके से पूजा पद्धति करें, आपको जरूर रिजल्ट मिलेगा। आज सोम प्रदोष व्रत है, हम आज आपको बताएंगे कि इसकी विधि क्या है, इसको करने से कैसे हमें मनवांछित फल प्राप्त होते हैं और हम किस प्रकार शंकर भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं और किस प्रकार हम अपने चार्ट के मून को भी रिपेयर कर सकते हैं। तो आते हैं टॉपिक पर। तो मित्रों, ये प्रदोष व्रत महीने में 2 बार आता है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। बस डिपेंड ये करता है तिथि और वार कभी अलग पड़ जाते हैं। जैसे आज एग्जांपल के तौर पर बता रही हूँ, आज सोमवार पड़ा है तो ये शुक्ल पक्ष के सोमवार को पड़ता है। तो ऐसे ही कई बार मंगलवार को पड़ जाता है, बुधवार को पड़ जाता है, तो हम टाइम टू टाइम हर वार की रेमेडी आपको बताते रहेंगे। तो आज है सोम प्रदोष व्रत। तो सोम प्रदोष व्रत का किस जातक के लिए सबसे ज्यादा महत्व है? वैसे तो हर कोई कर सकता है,
लेकिन स्पेशल उन लोगों के लिए जिनके चार्ट में चंद्रमा की स्थिति बहुत खराब है, मून यानी पीड़ित है, मून पर ग्रहण लगा है, मून कहीं पाप कत्री में फंसा हुआ है, मून के साथ किसी पापी ग्रह का कंजंक्शन हो रही है, या फिर किसी जातक का दूसरी और 10वीं तिथि में जन्म हो रखा है, उन लोगों के लिए ये सोम प्रदोष व्रत रामबाण है। उन्हें तो जरूर ही करना चाहिए। इस सोम व्रत करने से उनके चार्ट के मून को पावर मिलेगी, जिससे उनकी मन की इच्छाओं की पूर्ति होगी, उनका चंद्रमा पॉजिटिव होगा, उनको अच्छे रिजल्ट्स देगा। अब टॉपिक आता है कि शंकर भगवान को प्रसन्न करने के लिए आपको क्या विधि अपनानी है जिससे आपका मून भी रिपेयर हो। आपको क्या करना है, शाम को प्रदोष काल में यानी 4 से 5 के बीच में आपको दूध का अभिषेक करना है शंकर जी का, और मंदिर में दूध चढ़ा के, जल चढ़ा के, उनके ऊपर बेलपत्र चढ़ाने हैं। अगर आपको मिल जाते हैं तो बेलपत्र पे तिलक का छींटा देके आपको शंकर जी के ऊपर रख के बेलपत्र चढ़ाना है, मिश्री का मीठा भोग लगाना है, और भोग लगा के और चंदन का तिलक लगा के आपको शंकर जी से विनती करनी है, हे प्रभु, जो आपके मस्तक पर चंद्र विराजमान है, उस चंद्रमा को, मेरे चार्ट के चंद्रमा को आप पॉजिटिव करें ताकि वो मुझे शुभ फल प्राप्त दे। ये कह के आप बस मंदिर से आ जाइए। उसके बाद आपको घर में शुद्ध शाकाहारी भोजन, स्पेशली खीर जरूर होनी चाहिए आपके भोजन में, क्योंकि मंडे को खीर का स्पेशल मोटिव होता है, महत्व है सफेद चीज का। आपको खीर जरूर खानी है ताकि उससे आपको ताकत मिले, क्योंकि वो प्रसाद रूप है, उस पर शंकर जी का पूरा आशीर्वाद मिला हुआ है आपको। जब आप उस शाकाहारी भोजन को बिना मतलब प्याज लहसुन का सेवन ना करें, तामसी भोजन ना हो, ऐसा भोजन आपको खाना है आज के दिन प्रदोष व्रत में, और खीर का भोजन करना है। आप जब ये भोजन कर लें, उसके बाद आप हाथ जोड़कर फिर भगवान से कृपा करें कि आपकी कृपा से मुझे ये भोजन प्राप्त हुआ है और मैंने आप ही की कृपा से आज आपका प्रदोष व्रत पूरा किया है। तो प्रभु, आप मुझे इतनी ताकत दें कि मैं अपनी मन की इच्छाओं को पूर्ण कर सकूं, और आप मेरे मून को रिपेयर करने में मेरी। जो आज हमारा कंसेप्ट रहेगा वो रहेगा प्रदोष व्रत को लेके। प्रदोष व्रत हम वार के हिसाब से बता रहे हैं। ये महीने में 2 बार पड़ता है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। डिपेंड करता है कि तिथि और वार कौन सा पड़ता है उसके ऊपर। पहले मैंने सोमवार प्रदोष पढ़ा था, उसके बारे में बहुत सारा विवरण बताया था आपको कि सोम प्रदोष का क्या महत्व है। आज पढ़ रहा है, मतलब कल पढ़ेगा जो भौम प्रदोष यानी मंगल, तो उसके बारे में मैं आज बताऊंगी आपको कि भौम प्रदोष का हमारे जीवन पर क्या महत्व है और मंगलवार का प्रदोष व्रत के साथ क्या संबंध है जिस वार को ये पड़ता है। तो आते हैं टॉपिक पे। जिस व्यक्ति का मंगल खराब हो या 3-11 तिथि खराब हो, उस व्यक्ति के लिए प्रदोष व्रत रामबाण है, यानी भौम प्रदोष व्रत। क्योंकि यहाँ हम वार की भी बात कर रहे हैं कि भाई जैसे सोमवार का पड़ता है तो सोमवार के हिसाब से, मंगल का पड़ रहा है तो मंगल के हिसाब से। उस व्यक्ति के लिए, जिस व्यक्ति का मंगल खराब हो या फिर मांगलिक हो या फिर उसके चार्ट में मंगल की स्थिति बहुत खराब हो और तिथि 3-11 खराब हो, उस व्यक्ति के लिए मंगल प्रदोष व्रत रामबाण होता है। उस व्यक्ति को मंगल का प्रदोष व्रत करना ही करना चाहिए। जिस व्यक्ति के जीवन में मांगलिक होने की वजह से या अशुभ तिथि 3-11 होने की वजह से अशुभ फल प्राप्त हो रहे हैं, अगर वो व्यक्ति भौम प्रदोष व्रत करता है, जब भी आएगी यानी मंगलवार का जब भी प्रदोष व्रत पड़ता है और व्यक्ति उस प्रदोष व्रत को करता है, तो उस व्यक्ति के मांगलिक जो भी अशुभ फल उसे प्राप्त हो रहे हैं या उसको 3-11 तिथि से अशुभ फल प्राप्त हो रहा है, तो अगर वो ये व्रत करता है तो उसको इनसे शुभ रिजल्ट प्राप्त होने लग जाते हैं और कहीं ना कहीं उसका मंगल उसको पॉजिटिव रिजल्ट्स देने लगता है। तो मित्रों, जिस व्यक्ति की चार्ट में मंगल की स्थिति खराब है या मंगल नीच अवस्था में है या वो मांगलिक है, उसको भौम प्रदोष जरूर करना चाहिए। अब आते हैं हम भौम प्रदोष करने की विधि पर कि भौम प्रदोष व्रत को करने की विधि क्या है। सबसे पहले तो मित्रों, प्रदोष व्रत का मतलब होता है 4 से 5 का टाइम, मतलब कि आपको जो पूजा का समय है प्रदोष व्रत का वो है 4 से 5 बजे का। जब 4 बजे शाम को मंदिर के पट खुल जाते हैं, उस टाइम आप शंकर जी पे पहले कच्चे दूध से जल
पहले जल अर्पण करेंगे, फिर कच्चे दूध से शंकर जी का स्नान कराएंगे, उसके बाद दोबारा पानी से उनका स्नान कराएंगे। उसके बाद बेलपत्र शंकर जी पर चढ़ाएंगे, और अगर मिल जाते हैं तो, कई बार बेलपत्र नहीं मिल पाते हैं तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, 3 नाल यानी मोली के 3 टुकड़े लेके छोटे छोटे हिस्सों में काट के उनको शंकर जी पे चढ़ा देंगे। गणेश जी से शुरू करेंगे और माँ पार्वती, कार्तिकी जी, नंदी और शंकर जी पे लगा देंगे। जल भी इसी अवस्था में चढ़ाएंगे, पहले गणेश जी पे, फिर माँ पार्वती पे, फिर कार्तिक जी पे, फिर नंदी जी पे और फिर शंकर जी पे। उसके बाद आप जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है इसके अंदर वो ये है कि मंगलवार के व्रत के अंदर नमक का सेवन नहीं होता है। आप इस व्रत को मीठे के साथ खोलेंगे तो आपको बहुत शुभ रिजल्ट्स और अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स जल्दी से जल्दी प्राप्त होंगे। इसमें आपको क्या करना है, चूरमा बनाना है, और चूरमे में जैसे जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं मेवा डाल सकते हैं, और नहीं तो चूरमा बना के और मंदिर में ले जाके गणेश जी और शंकर जी का भोग लगा के थोड़ा सा हनुमान जी के आगे भी जरूर अर्पण करें। और जो आपकी समस्या है, ये मैं आपको एक तरीके की रेमेडी भी बता रही हूँ हनुमान जी को प्रसन्न करने की, वो आप सिंदूर से हनुमान जी के आगे लिख के आएंगे, ताकि हनुमान जी आपकी उस दुविधा को सुने और आपकी दुविधा को सुन के आपको उसके शुभ रिजल्ट्स मिले। तो मित्रों, उस चूरमे का भोग लगाने के बाद उस चूरमे को थोड़ा सा अपने घर वापस लाएंगे और बाकी के भोजन में उसको मतलब चूरमे में मिला लेंगे। और उस दिन आप लोग मीठा ही खाएं, नमक ना खाएं, किसी दूसरे के घर का ना खाएं और बाहर की कोई चीज ना खाएं। बहुत शुद्धता के साथ इस व्रत को करें और लास्ट में शंकर जी से हाथ जोड़कर अर्चना करें, प्रभु मैंने आपकी कृपा अनुसार और आपकी विधि अनुसार आपके इस व्रत को किया है, तो आप मुझे इस व्रत के शुभ फल, शुभ रिजल्ट जल्दी से जल्दी प्राप्त करें और मुझे हेल्थ, वेल्थ, प्रोस्पेरिटी दें। आपका मैं एक शिष्य हूँ, छोटा सा भक्त हूँ, तो आप मुझ पे कृपा बनाए रखें। जो मैं आने वाली बाधाओं के लिए अचूक उपाय बताऊंगी, जिससे आपकी लाइफ में तरक्की हो और आपके बिजनेस को गेन्स मिले और आप जितने भी सेल्फ एफर्ट्स करते हैं उसको आपको रिजल्ट मिले। तो टॉपिक पे आते हैं मित्रों, जैसे आप में से किसी को बिजनेस में लॉस हो रहा है, बिजनेस नहीं चल रहा है, तो आपको क्या करना है, बुधवार के दिन दुर्वा की 3 गुच्छी बना के यानी 3 सेट बनाकर गणेश जी को अर्पित करने हैं और मुझे हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी है। ये तो है उन लोगों के लिए जिन लोगों को बिजनेस में सेल्फ एफर्ट्स करने के बाद भी रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। अब उनके लिए जिन लोगों को बिजनेस में कर्जा चढ़ा हुआ है और बिजनेस दिन पर दिन डूबता जा रहा है, उनको क्या करनी है, बुधवार के दिन 6 सेट बनाने हैं दुर्वा के, ठीक है, 6 गुच्छी बना के मतलब, और गणेश जी को अर्पित करना और गणेश जी के 12 नामों का उच्चारण करना है 108 बार, चाहे तो उंगलियों पे करें और चाहे माला से करें। मंत्र करते टाइम उनके 12 नामों का लेते टाइम शुद्धता जरूर बरतनी है आपको, और जब आपका मंत्र उच्चारण पूरा हो जाता है तो आपको शिवलिंग पर जल अर्पित कर देना है और गणेश जी को जल अर्पित कर देना है। उसके बाद प्रसाद रूप में आपको पहले गणेश जी के पीले चंदन का यूज करना है, उनके माथे पर पीला चंदन लगाना है और प्रसाद में मोदक और या मिश्री का इस्तेमाल करना है, क्योंकि गणेश जी का प्रिय जो भोजन है वो मोदक है। उसके बाद आपको हाथ जोड़कर विनती करनी है कि गणेश जी महाराज, मैंने आपके 12 नामों का उच्चारण 108 बार किया है, आप मुझे इन नामों का शुभ फल, शुभ रिजल्ट जल्दी से जल्दी प्रदान करें और मेरे होने वाले बिजनेस लॉस में जो जा रहा है उसको तरक्की से भरा करें। ये तो आपका एक उपाय हो गया। अब आते हैं हम सेकंड पे, जॉब वालों के। हर महीने की अमावस्या को, शनिवार को और या फिर सप्तमी तिथि को आपको क्या करना है, एक नारियल लेना है सूखा बोला, उसमें खांड भरनी है और शहद डाल के उसको बंद कर लेना है और शिवलिंग पर जाकर उसको चढ़ा देना है। उसके बाद आपको हाथ जोड़कर शंकर जी से ये प्रार्थना करनी है, प्रभु मेरी नौकरी में जो भी बाधा आ रही है आप उसमें मिठास दो और उस बाधा को खत्म करके मुझे नौकरी में गेन्स और हेल्थ, वेल्थ, प्रोस्पेरिटी प्रदान करो। ये हो गया आपका सेकंड उपाय। अब हम आपको थर्ड रेमेडी बताते हैं। पूर्णिमा के दिन 1 किलो चीनी
1 किलो चावल और 1 किलो दूध, तीनों चीज को आप इकट्ठा करेंगे, उसको आप शिवलिंग पर टच करा के और मंदिर के पंडित जी को दान दे देंगे। जब आप मंदिर के पंडित जी को दान दे देंगे तो आप शिवलिंग पर मत्था टेककर और शंकर भगवान को चंदन का तिलक लगाकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे, प्रभु मेरी नौकरी में और बिजनेस में जिस भी चीज में जो बाधा आ रही है उसको आप हरो और मुझे पूर्ण रूप से संपूर्ण करो। जिसके चार्ट में चंद्र ग्रहण हो उस इंसान के लिए भी ये रेमेडी अचूक उपाय है। तो मित्रों, आप इस रेमेडीज को जरूर करो, आपको इस चीज का शुभ फल शुभ रिजल्ट जल्द मिलेगा। और जो मैंने वो बताया था कि गोले में खांड भर के शिवलिंग पे ले जाना है, आप वो शिवलिंग पे भी चढ़ा सकते हो, बड़ पे भी चढ़ा सकते हो और पीपल पे भी चढ़ा सकते हो। आपके जो नाम है उसका रहस्य, वो नाम आपके लिए कितना बेनिफिशियल है और कितना नहीं है, आज हम उससे जुड़ी बात करेंगे एस्ट्रोलॉजी के नक्षत्रों की गणना के हिसाब से। तो मित्रों, आते हैं टॉपिक पे। आप जानते होंगे हर किसी का कोई ना कोई नाम होता है। अब जानना ये है कि वो नाम उसके लिए कितना बेनिफिशियल है और कितना नहीं है। कई बार आपने देखा होगा कोई इंसान बहुत मेहनत करता है, लाइफ में इतना स्ट्रगल करता है, दिन कड़ी धूप दोपहर कुछ नहीं देखता और इतनी मेहनत करता है लिमिट पार, लेकिन उसको रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। क्यों नहीं मिलते? चाहे उसके चार्ट में कितने अच्छे योग बन रहे हो, कहीं ना कहीं उसके नाम में अभाव है, उसके नाम में कहीं ना कहीं नक्षत्रों की गणना के अनुसार कोई ना कोई कमी है, जिस वजह से उसका नाम समाज में फैल नहीं रहा है, उसको प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं हो रही है, वो तरक्की नहीं कर पा रहा है, उसको स्ट्रगल ज़्यादा और उसकी अपेक्षा उसका रिजल्ट ना के बराबर मिल रहा है। तो मान लीजिए उसके नाम में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। और इसके अगर अपोजिट साइड चलते हैं तो वो देखिए कई लोग ऐसे होते हैं जो ना तो लाइफ में स्ट्रगल करते हैं और ना ही कोई इतना विशेष कार्य करते हैं, लेकिन फिर भी समाज में उनका नाम है, उनकी नाम की प्रतिष्ठा है, उनको नौकरी में व्यवसाय में हर जगह तरक्की ही तरक्की है, चाहे उनके चार्ट में पॉजिटिव ग्रह हो या पॉजिटिव ना हो, लेकिन फिर भी उनका संयोग अच्छा बन रहा है। क्यों बन रहा है? यानी उनके नाम में कहीं ना कहीं नक्षत्रों की गणना पॉजिटिव है। तो इसीलिए ऐसा क्यों है, किस लिए है, किस रीजन से है, ये आज हम आपको बताएंगे कि हमारे नाम में एस्ट्रोलॉजी के अनुसार नक्षत्रों की गणना के अनुसार कहाँ क्या प्रॉब्लम होती है और इसका क्या रीज़न है। तो आते हैं मित्रों टॉपिक पर। जैसे हम आपको बताते हैं कि आपका नाम, मान लो आपको स्ट्रेंथ नहीं दे रहा है, आपको आपके नाम से पावर नहीं मिल रही है, तो कहीं ना कहीं आपके नाम में प्रॉब्लम आ रही है। जैसे मान लीजिए आपकी मेष राशि है और आपका जन्म जो तारा नक्षत्र है, आपका जन्म का जो नक्षत्र है वो है अश्विनी नक्षत्र, सपोज कीजिए, और इस राशि में जो शब्द आते हैं इस नक्षत्र में वो आते हैं चू, चे, चौ और ला। अब हम लेते हैं जैसे ला शब्द से ललित नाम है आपका, सपोज कर लीजिए, और यहाँ पर हम न्यूमरोलॉजी की बात नहीं कर रहे हैं, मैं पहले क्लियर कर दूं आपको, यहाँ पर हम एस्ट्रोलॉजी से नक्षत्रों की गणना की बात कर रहे हैं। न्यूमरोलॉजी का टॉपिक हम फिर कभी लाएंगे आपके लिए, उससे भी बताएंगे आपको, लेकिन आज हम फिलहाल एस्ट्रोलॉजी से नक्षत्रों की गणना की बात कर रहे हैं। और ललित नाम जो आपका जन्म नक्षत्र है, मान लीजिए जन्म तारा। अब आप मान लीजिए आपकी महादशा जो है किसी भी ग्रह की चल रही है और वो जो ग्रह है वो कृत्तिका नक्षत्र में बैठा है और महादशा का जो पीरियड है वो भी 15 से 20 साल का है, सपोज कीजिए, तो आपको सक्सेस या सपोर्ट करेगा या नहीं ये हम आपको बताते हैं। कृत्तिका नक्षत्र की महादशा में ललित नाम सक्सेस करेगा क्योंकि ये उसका 26वां नक्षत्र तारा है और यानी उसका मित्र तारा है। अगर मित्र तारा उसके जन्म नक्षत्र से मैच कर जाएगा तो नेचुरल उसको सपोर्ट करेगा और उसको तरक्की देगा और हर जगह उसके साथ खड़ा रहेगा, चाहे उसके चार्ट में सहयोग बनते हो या नहीं बनते हो, लेकिन वो उसको समाज में प्रतिष्ठा दिलाएगा ही दिलाएगा क्योंकि वो उसका 26वां मित्र तारा है। अब आ जाते हैं, भले ही इसी प्रकार हमने कभी कभी देखा है कि इतना ही अच्छा नाम हो, नेम फेम वाला इंसान हो, बैकग्राउंड बहुत ठोस हो,
पीछे से पैतृक संपत्ति भी हो उसके पास, सब कुछ हो, लेकिन फिर भी वो ऊंचाइयों पे नहीं जाता, उसको नेम फेम नहीं मिलता, उसको समाज में प्रतिष्ठा नहीं मिलती, तो कहीं ना कहीं उसके नाम में नक्षत्रों की गणना का अभाव है। ऐसे इंसान को भौतिक सुखों में कमी हो जाती है, उसको परिवार का सुख, धन का सुख, आपस के रिलेशंस का सुख ये नहीं मिल पाता, क्योंकि उसके नाम में कहीं ना कहीं त्रुटि है। हम ये नहीं कहेंगे मित्रों कि आपका नाम खराब है, लेकिन कभी कभी नाम में नक्षत्रों की गणना के अभाव के कारण ये चीज़ें प्रॉब्लम हो जाती है। कभी कभी जो हमारा नाम होता है वो विपत्त तारा, उसका जो नक्षत्र विपत्त तारा, वध तारा, पतिहार तारे के संपर्क में आ जाता है, तो जब जिस चीज़ के नाम ही ऐसे हैं, विपत्त तारा, वध तारा, पतिहार, तो वो उसको हराएगा ही, जिताएगा नहीं। इसीलिए आप अपने चार्ट के नक्षत्र, नाम के नक्षत्र को ज़रूर चेक कराएं, ताकि कहीं आपकी लाइफ में ऐसा हो रहा है तो उसको रोका जा सके और आपको धन प्राप्त हो और प्रगति की ओर, आपको ऊंचाइयों की तरफ ले जाने का रास्ता निकाला जाए। जैसे अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी। कई बार हम मैथमेटिक्स करते हैं, अक्सर ही ट्रायंगल ए, ट्रायंगल बी, ट्रायंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। अगर हम उसमें से एक भी ट्रायंगल को हटा देते हैं तो 180 डिग्री का ट्रायंगल नहीं बनता है। इसी प्रकार हमारे नाम के ट्रायंगल के नक्षत्र में से अगर एक को भी हटा दिया जाता है तो हमारे नाम में उस चीज़ का अभाव हो जाता है और हमको उस चीज़ से जो चीज़ हमें प्राप्त होनी चाहिए, हमारी वांट्स है जिस चीज़ की, उनका भी हमारे जीवन में अभाव रहता है। तो मित्रों, अपने चार्ट के नक्षत्र के हिसाब से अपने नाम को जरूर चेक कराएं, ताकि अगर आपके नाम में ऐसी कोई प्रॉब्लम हो तो उसको सॉल्व किया जा सके।